स्वागत करती हूँ। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उद्देश्य और प्रतिफल की वैधता के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अवैध करार और शून्य करारों के बारे में। अवैध करार को डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 में और शून्य करारों को डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 से 30 तक। जितने भी सेक्शन बीच में दिए गए हैं इन सब में शून्य करारों के बारे में बताया गया है। अवैध करार क्या है, कौन से प्रतिफल, सेक्शन 23 सीधे सीधे यही बता देता है कि कौन से करार ऐसे होते हैं जो विधिपूर्ण हैं और कौन से करार ऐसे हैं जो विधि विरुद्ध हैं। अगर ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं तो वो करार हमारे विधि विरुद्ध करार माने जाएंगे और उनको सीधे सीधे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो वो क्या पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि अगर ये 5 पॉइंट्स आते हैं तो वो विधि विरुद्ध हो जाएगा। पहला है वह विधि द्वारा निषिद्ध हो, सीधे सीधे उसको विधि में निषिद्ध कर दिया गया हो और विधि द्वारा जो निषिद्ध है उसका निषिद्ध होने के बाद भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है जिसमें प्रतिफल और उद्देश्य जो है विधि के विरुद्ध है और निषिद्ध करने के बाद भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवैध होते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति ऐसी है कि आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रवर्तित कराया जाएगा तो विधि के कुछ उपबंध हैं उनको वो खंडित कर देगा। उन विधि के जो उपबंध हैं उनको वो खंडित करेगा, उनको वो खत्म करेगा, उनको वो अफेक्ट करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी अवैध माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है जो विधि के विरुद्ध हो और साथ में अगर उसको अनुज्ञात किया जाए, उसको लागू किया जाए तो विधि के उपबंधों को वो विफल कर देगा। फिर तीसरा पॉइंट जो है वह है कपटपूर्ण हो। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कपटपूर्ण तरीके से किया गया है तो वो भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा और सेक्शन 23 के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है उसमें किसी अन्य के शरीर और संपत्ति को क्षति करना अंतर्विदित हो। अगर किसी करार में या किसी करार के प्रवर्तित होने से किसी के शरीर को क्षति हो रही है या किसी की संपत्ति को क्षति हो रही है तो ऐसे करारों को भी अवैध करार माना जाता है सेक्शन 23 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर देता है। अगर न्यायालय ने सीधे सीधे किसी करार को घोषित कर रखा है कि वो अनैतिक है या किसी लोक नीति के विरुद्ध है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कि अनैतिक है, जो कि नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है और लोक नीति के खिलाफ है, तो ऐसे करारों को सीधे सीधे सेक्शन 23 में जाके अवैध घोषित कर दिया जाता है। इन दशाओं में हर एक करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाएगा। हर एक करार जिसका उद्देश्य और प्रतिफल विधि विरुद्ध है वह शून्य है और सेक्शन 23 में जाके उसको अवैध घोषित कराया जा सकता है। तो ये 5 दशाएं बताई गई हैं सेक्शन 23 में। अगर ये 5 दशाएं होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में या इसमें से कोई भी एक दशा होती है तो वो करार सेक्शन 23 के अंतर्गत अवैध घोषित किया जाएगा। और अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अवैधता का परिणाम क्या होता है। अगर कोई अवैध कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहला परिणाम उसका यही निकलेगा कि संविदा शून्य है। जब सीधे सीधे बता दिया गया है कि आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट अवैध है उसके लिए आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, और जब लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते हैं तो उसको प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं। और ऐसी विधि द्वारा जो प्रवर्तनीय करार होते हैं वही संविदा कहलाते हैं, और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार नहीं है वो सीधे सीधे शून्य माना जाता है। तो संविदा जो है वो शून्य होगी। और दूसरा है अवैध संविदा के अंतर्गत परिधान की हुई वस्तु को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कोई अवैध कॉन्ट्रैक्ट किया है और अवैध कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपने किसी को कोई धन दे दिया है, कोई वस्तु दे दी है, तो आप केस करके उस वस्तु को या उस धन को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप केस नहीं कर सकते हैं। और जब केस नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसी चीज को वापस नहीं पा सकते हैं जो आपने अवैध कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दे दी है। हाँ, यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पक्षकार, दोनों में से एक कोई पक्षकार निर्दोष है, जिसको नहीं पता है कि अवैध कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो उसमें उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा, उसको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो निर्दोष पक्षकार के लिए एक अपवाद के रूप में इसमें बताया गया है कि अवैध कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसको रिलीफ मिलेगा जो कि निर्दोष पक्षकार है इसमें। अब हम देख लेते हैं शून्य करार के बारे में, जो धारा 24 से 30 में दिया गया है। और सेक्शन 24 क्या कहता है
यदि प्रतिफल या उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का भाग विधि विरुद्ध है तो करार शून्य होगा। इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई करार किया गया है और उसमें कई सारे प्रतिफल हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उसमें कई सारे उद्देश्य हैं या एक उद्देश्य है, तो उसमें अगर वो भागता विधि विरुद्ध है, अगर उसका आधा हिस्सा भी विधि विरुद्ध है या कई सारे प्रतिफल हैं और उसमें से मान लिया 5 प्रतिफल हैं उसमें से, और अगर एक प्रतिफल भी विधि विरुद्ध है तो ऐसे पूरे करार को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। चाहे कई उद्देश्य हो और कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भी अगर विधि विरुद्ध है तो उसको पूरा ही घोषित कर दिया जाएगा शून्य, और अगर प्रतिफल भी कई सारे हैं और उसमें से एक प्रतिफल भी विधि विरुद्ध है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर हमारा आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि प्रतिफल के बिना करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल नहीं है, विदाउट प्रतिफल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसकी 3 कंडीशंस ऐसी थी या 3 एक्सेप्शंस थे जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। फिर हमारा सेक्शन 26 आता है जो कि ये बोलता है कि विवाह के अवरोधात करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। ऐसा कोई भी करार नहीं किया जा सकता है जो किसी को विवाह करने से रोकता है। मान लिया अगर ऐसा कोई करार कर भी लेता है तो उसको विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है क्योंकि ये सीधे शून्य घोषित किए गए हैं। हमारा है सेक्शन 27 जिसमें ये बोला गया है कि व्यापार का अवरोधार्थ करार जो होते हैं वो भी शून्य होते हैं। जैसे यहाँ पे विवाह करने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही आप किसी को व्यापार करने के लिए भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है, अगर आप अपनी कंपनी किसी को बेचते हैं और उसके साथ में अपनी गुडविल किसी को बेचते हैं तो उस गुडविल में आप कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि हाँ आप 1 साल तक इसी तरह का सेम व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस कंपनी को लॉस होगा जिसको आपने कंपनी बेची है। तो इसी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि क्योंकि आपने गुडविल बेच दी है तो इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन आप किसी को परमानेंटली रोक नहीं सकते हैं कि वो व्यापार ना करे। फिर हमारा आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या बोलता है? विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को विधिक कार्यवाही करने से रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो सीधे सीधे शून्य माना जाएगा क्योंकि आप किसी को किसी भी विधिक कार्यवाही को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को कोई विधिक कार्यवाही करने से रोकता हो वो सेक्शन 28 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। फिर हमारा आता है सेक्शन 29। करार अनिश्चितता के कारण भी शून्य होते हैं। आप ऐसा कोई करार कर लेते हैं जो एकदम जिसकी होने की संभावना नहीं है तो ऐसे करार भी शून्य हो जाते हैं क्योंकि जिसकी संभावना ही नहीं है, आपको उसका टाइम डेट कुछ भी नहीं पता है और वो ऐसी अनिश्चितता की प्रकृति का है कि वो होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता है, इतना ज्यादा अनिश्चित है कि वो वर्षों तक होने की जिसकी संभावना नहीं है, तो इस अनिश्चितता के कारण भी ऐसे करार शून्य होते हैं जो कि सेक्शन 29 में बताया गया है। फिर आता है सेक्शन 30 जिसमें ये बोला गया है पद्दम के तौर के करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं। पद्दम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पद्दम पर जीती गई है, अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पद्दम किया गया हो परिणाम के अनुसार वर्णित की जाने की न्यस्त की गई है। मान लिया कोई यहाँ पे किसी खेल में शर्त लगा लेता है कि अगर मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं इतनी ऊंची मंजिल इमारत से मैं कूद सकता हूँ, तो ऐसे किसी भी शर्त में जीते गए पैसे के लिए आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, वसूली के लिए आप केस नहीं कर सकते हो। अगर इसको वैलिड कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी कि लोग शर्त लगा के फिर उस पे केस करके और उससे पैसे की वसूली करेंगे, तो ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।